Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. आज काइनेमेटिक्स के पहले लेक्चर के साथ आए हैं और बहुत ही बढ़िया जर्नी होने वाला है ये अपना काइनेमेटिक्स के हिसाब से। तो इसमें कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये 12 से 13 लेक्चर्स कुछ करने वाले हैं। सारे लेक्चर्स बहुत बढ़िया होंगे और उनमें से आज का पहला लेक्चर बहुत बेसिक होगा, बहुत ज़्यादा टफ होगा नहीं, बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकते कि हाई फाई चीज़ें चलेंगी आज की क्लास में। बट यस, अगर आप इस 12-13 लेक्चर्स में साथ रहते हैं तो आपको जरूर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर समझ में आएगा कि आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ पढ़ा है, कुछ दमदार पढ़ा है, ऐसा समझ में आएगा। तो यस, आपको कुछ भी नहीं करना है, चैप्टर के साथ मेंटेन रहना है और डे टू डे जो भी आपको लेक्चर्स मिलते जाए उनको कंप्लीट करते जाओ और साथ में जो भी क्वेश्चंस है उनको समझ समझ के जो भी आगे आने वाले लेक्चर्स में अपन क्वेश्चन वगैरह करेंगे उसको बहुत इजीली समझ समझ के सारी उसके क्रक्स को जो भी है उनको समझना है, उनको अप्लाई करना सीखना है, देखना है कैसा अप्रोच होना चाहिए सवाल पे। सबसे पहले तो ये सीखना चाहिए आपको और उसके बाद फिर हमें पहुंच जाना चाहिए अपने इलस्ट्रेशन वाले बुक्स पे और देखना चाहिए कि वहां पे क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, और अगर नहीं समझ में आए तो आप उसका एक बार सोल्यूशन देखें और फिर से खुद से बनाने की कोशिश करें और अप्रोच समझें कि किस तरह के अप्रोच होने चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर में हम बहुत बेसिक सी बात से शुरू करेंगे, विच इज डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। डेरिवेटिव के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। मैं ये नहीं बता रहा आपको कैसे डेरिवेटिव वगैरह कैसे करना है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। बहुत छोटी सी, बहुत नॉर्मल सी बात अगर मैं करूँ, दो तरह के ग्राफ में बना रहा हूँ आपके साथ। एक ग्राफ है यहाँ पर ऐसा, और एक ग्राफ है कुछ ऐसा। तो इस ग्राफ पे मान लो आपको कुछ इक्वेशन दिया है, y इज इक्वल्स टू समथिंग टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, कुछ भी ले लो। ठीक है, के एक्स स्क्वायर, थोड़ा ग्राफ अलग होगा उसका बट यस मान लेते हैं अभी समझने के लिए। और इस जगह पर अगर मैं देखूं तो ये कोई स्ट्रेट लाइन कर रहा है, तो उसका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिख सकता हूँ। बट अगर मैं आपको यहाँ पर सिखाऊं कि ये पॉइंट है 0,0, ये पॉइंट है 1,4, तो आप देख सकते हो x को 1 से बदलने पर y कितना चेंज हो रहा है, 4 चेंज हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर चेंज इन y अपॉन चेंज इन x लिखूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये आ जा रहा है 4, ये आ जा रहा है 4, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x आ जा रहा है 4। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि x की वैल्यू जब 10 है तो y की वैल्यू क्या हो गई होगी, x की वैल्यू जब 10 है तो x पे क्या चेंज आया, 10 का चेंज आया, तो y पे क्या चेंज आएगा, 10 into 4। मतलब मैं लिख सकता हूँ y की वैल्यू इस वक्त 40 होगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि x की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 5 प्लस 0,001 है, 2 है, तो यहां से यहां जाने पर y पे क्या चेंज आया। तो आप बहुत इजीली बोल पाओगे कि पर यूनिट चेंज 4 आ रहा है, तो 4 into, अब क्या बोलोगे इसमें, 4 into 0,001, ये आपका चेंज हो जाएगा वाई पे। तो आप उस वक्त चेंज इन वाई पर यूनिट लेंथ अब भी अगर आप लिखोगे तो 4 into 0,001, और dx पे भी आप कितना बढ़ा रहे हो, 0,001। तो ये जब आप करेंगे तो फिर से आपको चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स फिर से वैसा ही मिल जाएगा। बट तो अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर एक्स पे चल के हल्का सा आगे चल के वाई पे अगर जाना है, तो इस जगह मैं बहुत इजीली बता सकता हूँ कि वाई पे कैसे चेंजेस आने वाली है। ठीक है, बट अगर मैं इसी चीज को यहाँ पर बोलूँ कि एक्स की वैल्यू मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 3 है, सपोज मान रहे हैं। यहाँ पर एक्स की, ये कोई इक्वेशन वगैरह नहीं सोच रहा हूँ मैं, बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ नॉर्मल कोई भी। तो यहाँ पर y की वैल्यू मान लो 4 है, यहाँ पर y की वैल्यू हो गई है 7। तो y पे चेंज आ रहा है 3 का, जब x पे चेंज आ रहा है 2 का। बट ये किस जगह पे, x1 पे ऐसा है, x2 पे ऐसा है, या फिर अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये आ रहा है चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x, पर यूनिट चेंज इन x। बट अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूं कि x इज इक्वल्स टू 3 से x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 0,00,
0.03 पे y पे क्या चेंज आएगा, y पे क्या चेंज आएगा, अगर आपसे ये पूछ लो तो क्या आपको ऐसा कर देना चाहिए 3/2 इंटू 3 0 प्लस, बिकॉज ये y पे चेंज है और x मतलब ये चेंज इन y है पर यूनिट चेंज इन x, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ओवरऑल चेंज इन x। तो क्या ये सही होगा? तो आंसर है रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग होगा, बिकॉज आपने यहाँ पर x पे कितना इंक्रीज किया है 2, और y कितना इंक्रीज हुआ है 3, बट किस तरह से इंक्रीज हुआ है ये हमें नहीं पता कि कहाँ पर कितना चेंज हुआ है। बस यहाँ पर हर यूनिट पर यूनिट लेंथ पे चेंज y का सेम था, यहाँ पर नहीं था। तो अगर आपको x प्लस इस पे निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले y इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जो भी इक्वेशन था पहले यहाँ पर x के बदले 3 रखना चाहिए, फिर y इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ 3 प्लस 0.0001 लिखना चाहिए, और दोनों को माइनस कर देना चाहिए y2 माइनस y1, और इसको फिर आपको डिवाइड कर देना चाहिए 0.0001। तो ये आपको क्या मिलेगा, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो इतनी सारी चीजों से बचने के लिए, इतनी सारी चीजों से बचने के लिए कि किसी भी पर्टिकुलर जगह पर x पे हल्का सा आगे बढ़ने पर y पे क्या चेंज है, अगर इस चीज को मुझे देखना है तो इसके लिए हमारे पास एक टूल बना दिया गया, और इस टूल को क्या बोला जा रहा है, इस टूल को डेरिवेटिव बोला जा रहा है। तो अगर मैं आगे चल के आपको बोलूं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर हल्का सा टाइम बढ़ाता हूं तो उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना बढ़ रहा है, अगर मुझे ये चीज कैलकुलेट करना हो तो मुझे क्या करना चाहिए कि उस जगह पर किसको डेरिवेटिव कर देना चाहिए, किसका डेरिवेटिव कर देना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का, किसके साथ, टाइम के साथ। तो इसका मीनिंग समझ पा रहे हो आप, इसका मीनिंग आप अब समझ पा रहे होगे, इसका मतलब क्या है, एक्स को उस टाइम, उस वक्त, उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस टी पे, ये किसी पर्टिकुलर टी पे हल्का सा dt टाइम आगे बढ़ाने पर डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज हुआ, तो पर यूनिट टाइम वहां पर डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज हो रहा है, अगर मुझे वो चाहिए उस पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम पे, तो वो मुझे ये डेरिवेटिव वाला क्वांटिटी दे देगा। मतलब अगर मैं ये डेरिवेटिव के टूल को करना सीख जाता हूँ, ये तो हमें इसके ऊपर सब कुछ छोड़ देना है, मीनिंग यहाँ से समझना है, मीनिंग यहाँ से समझना है, और बाकी की सारी चीजें इस टूल पे छोड़ देना है, इसकी रूल्स वगैरह हम कर लेंगे और बस इसको बहुत इजीली आगे की तरफ लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल मीनिंग है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आई थिंक आपको वो हल्का सा समझ में आ रहा होगा कि डेरिवेटिव हम किस तरह से यूज करने वाले हैं। तो ये जो, मान लो ऐसा एक ग्राफ बना है, अब मैं एक्स पे, मैं इस पर्टिकुलर एक्स पे देखना चाहता हूँ कि क्या चेंज आ रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पे, एक्स पे मतलब वाई पे क्या चेंज आया है। तो हल्का सा आगे बढ़ रहा हूँ dx, तो उस पे बढ़ने पर y पे क्या हो गया, हल्का सा आगे बढ़ने पर y चेंज हो गया dy। तो ये ट्रायंगल को अगर मैं थोड़ा ऐसा बनाऊं तो आप देख सकते हो कि ये जो कर्व था ना, ये जो कर्व था हमारे पास, ये जो कर्व है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को मैं लगभग, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में ये जो गैप है बहुत छोटा सा है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे ये जो डीएल लेंथ बनाया हो ना, एक तरह से वो टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये जो टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, इसका इसके साथ जो एंगल है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये dy बना, ये dx बना, और इस वाले एंगल को भी क्या लिख सकता हूँ, थीटा लिख सकता हूँ। तो अभी तक हम क्या फाइंड करना चाह रहे थे, dy बाय dx, तो इसको अपन और किसके इक्वल लिख सकते हैं, tan थीटा के, अपन tan थीटा के, जहां पर थीटा कैसे देखेंगे, थीटा कैसे देखेंगे, थीटा देखने के लिए मुझे करना पड़ेगा, एक जिस भी पॉइंट पे मुझे ये क्वांटिटी चाहिए, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो उस जगह पर मैं कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और इस टेंजेंट का
एक्स एक्सिस से क्या एंगल बन रहा है थीटा, ये कैलकुलेट करना चाहो। ये कैलकुलेट करने पर इसका जो tan की वैल्यू होगी ये मुझे क्या दे देगी, dy बाई dx, जो कि मैं डेरिवेटिव वगैरह से फाइंड करने वाला था। तो ये जो dy बाई dx है, इसको हम क्या नाम देते हैं, स्लोप एट दैट पॉइंट। इसे अपन स्लोप बोलते हैं, उस जगह पर स्लोप कैसा है। तो स्लोप हमें क्या बता रहा है, स्लोप हमें बता रहा है कि हल्का सा x आगे बढ़ने पर y पे क्या चेंज हो रहा है उस पर्टिकुलर x पे, उस पर्टिकुलर x। स्लोप का एक्चुअल मीनिंग इस तरह से हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो स्लोप के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो, अब मैं आपको बताने वाला हूँ पॉजिटिव स्लोप। अब अपन बात करने वाले हैं पॉजिटिव स्लोप के बारे में। तो देखो ये पॉजिटिव स्लोप कैसे देखेगा। तो अगर मान लो मेरे पास ग्राफ है, दो तरह के ग्राफ बना रहा हूँ। हाँ दोनों एक ऐसा है, और सेकंड वाला जो ग्राफ है इसको इसी पे बना लेते हैं ऐसा। दो तरह के ग्राफ आप देख सकते हो। पहले वाले ग्राफ पे एक्स को आगे बढ़ाने पर y की वैल्यू इंक्रीज कर गई है। एक्स को आगे बढ़ाने पर y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। बट सेकंड वाले ग्राफ पे x को आगे बढ़ने पर y की वैल्यू कम हो जा रही है। मतलब dx, x पे आगे बढ़ने पर चेंज इन y इज पॉजिटिव हियर, यहाँ पर y की वैल्यू बढ़ गई है, और यहाँ पर चेंज इन y नेगेटिव है। तो इस वजह से अगर मैं आपको बोलूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप, पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप आपको समझना है, तो अगर इसको आसान भाषा में समझे तो मैं क्या बोल सकता हूँ, किसी भी जगह पर जाओ, हल्का सा एक्स आगे बढ़ाओ, अगर वाई इंक्रीज कर रहा है तो उस जगह स्लोप पॉजिटिव है। और उसी जगह पर हल्का सा एक्स आगे बढ़ाओ और अगर वाई डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव है। तो मैं बोल सकता हूँ इस पर्टिकुलर जगह पे स्लोप नेगेटिव है, और इस पर्टिकुलर जगह पर स्लोप पॉजिटिव है। इस पर्टिकुलर जगह पर स्लोप पॉजिटिव है। अभी इसको थीटा के एंगल से भी अपन सोचेंगे कि कैसे देखना है। अभी बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं, कोई इधर उधर की चीजें यूज ही नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है, बिल्कुल कोई इधर उधर की चीज मैं यूज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। अभी बस हम कैसे सोच सकते हैं इन चीजों को, ये समझ में आना चाहिए। और आई एम श्योर कि अगर आप इस चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं आपके काइनेमेटिक्स के ग्राफ को विद इन 20 to 25 मिनट डन कर सकता हूँ, अगर आप ये स्लोप वाली चीजों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान से इन सारी चीजों को समझेंगे तो बहुत मजा आने वाला है आगे चलते हुए। सेकंड आ जाते हैं, ये मैंने पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप के बारे में बात किया। अब मैं बोलता हूं आपको पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप। स्लोप पॉजिटिव तो हो बट साथ साथ में इंक्रीजिंग भी हो, ये कैसे देख सकते। तो इसको देखने के लिए क्या कोशिश करो, ये ग्राफ बनाता हूं ऐसा, जो अभी तक बनाते आए हैं, मान लो। अब इस ग्राफ पे स्लोप इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सारी चीजें देखना सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, किसी पहले वाले टाइम पे, इस टाइम पे मान लो ये टाइम का एक्सेस है, तो टाइम 1 पे और टाइम 2 पे, ठीक है, किसी दो टाइम पे कर रहा हूँ मैं। टाइम 2 बाद में आने वाला टाइम है और टाइम 1 पहले आने वाला टाइम, तो ये हो गया कुछ टाइम 2। अब मैं टाइम 1 पे हल्का सा आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ वाई पे क्या चेंज आया, ये आया। और इसी तरह अगर मैं टाइम 2 पे सेम एक्स आगे बढ़ू तो वाई पे चेंज देखते हैं क्या आ रहा है, कुछ नहीं। तो ये dy 2 है और ये dy 1 है। तो आप देख सकते हो सेम एक्स के चेंज पे वाई पे चेंज बढ़ रहा है। यहाँ पर कम चेंज हुआ था, यहाँ पर ज्यादा चेंज हुआ था। तो अपन स्लोप कैसे देखते हैं, स्लोप का मतलब क्या सीखे, स्लोप का मतलब हम सीखे कि किसी पर्टिकुलर एक्स पे अगर मैं एक्स को थोड़ा सा बढ़ाता हूं तो वाई पे एक्स के पर यूनिट चेंज इन लेंथ पे, ऐसा सोचते हैं, एक्स के पर यूनिट चेंज इन लेंथ पे
वाई पे क्या चेंज आ रहा है उस पर्टिकुलर एक्स पे, मैं उसको क्या बोलता हूँ, स्लोप। तो यहाँ पर चेंज आ रहा है डी वाई वन का, और यहाँ पर यूनिट लेंथ बढ़ाने पर चेंज आ रहा है डी वाई टू का। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर स्लोप कैसा है, स्लोप इंक्रीजिंग है, स्लोप इंक्रीजिंग है, बिकॉज समय के साथ साथ डी वाई टू डी वाई वन से बड़ा है। और स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो वो देखने के लिए तो आप इजीली बोल सकते हो एक्स को बढ़ाने पर वाई बढ़ रहा है दोनों केस पे। तो यहाँ पर भी स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर भी स्लोप पॉजिटिव है, बट स्लोप सेकेंड पॉइंट पे और पहले पॉइंट के कंपैरिजन में सेकेंड पॉइंट पे स्लोप ज्यादा है, मतलब यहाँ पर स्लोप इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप। इसी तरह आपको नेगेटिव और इंक्रीजिंग स्लोप अगर देखना है, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप, स्लोप नेगेटिव हो और इंक्रीजिंग हो, तो स्लोप नेगेटिव अपन कैसे सीखे, नेगेटिव स्लोप को देखने के लिए हमने क्या सीखा कि एक्स पे आगे बढ़ने पर वाई की वैल्यू कम अगर हो जा रही है तो स्लोप नेगेटिव है। तो उसी चीज को मैं आपको यहां से बताना चाह रहा हूँ, एक बार आप इसको ध्यान से देखेंगे। ग्राफ मैंने कुछ ऐसा बना दिया, ये कुछ ऐसा ग्राफ बना दिया मान लो। अब क्या हो रहा है, एक्स पे मैं यहाँ पर एक्स पे हल्का सा चलता हूँ तो वाई पे डिक्रीज आ गया। अब यहाँ पर सेम एक्स चलता हूँ और वाई पे डिक्रीज आ गया। ये कैसे ड्रॉ कर रहे हैं आप समझ रहे हो ना, बिकॉज इस पर्टिकुलर पे इसका पॉइंट कौन सा, इस पर्टिकुलर और लाइन पे एक्स की वैल्यू, इस पर्टिकुलर एक्स पे वाई की वैल्यू ग्राफ पे ये दिखाई गई। तो यस वाई की वैल्यू, तो ये डी वाई वन है और ये डी वाई टू है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर x बढ़ाने पर y कम हो रहा है, तो इसका मतलब तो डायरेक्ट ये है कि स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है। और साथ में सेकंड अगर देखें तो डी वाई टू बड़ा है डी वाई वन, मतलब सेम यूनिट x पे बढ़ने पर y पे बढ़ने की जो क्वांटिटी है वो लगातार क्या हो जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पर ज्यादा y चेंज हुआ है, यहाँ पर कम y चेंज हुआ है। चेंज कैसा है, नेगेटिव है। मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि स्लोप नेगेटिव है और नेगेटिव स्लोप इंक्रीज कर रहा है। सेम इसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर आप देखना कि इस पे क्या हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इस ग्राफ पे मैं बोल सकता हूँ स्लोप नेगेटिव है, साथ में नेगेटिव स्लोप इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव स्लोप इंक्रीज हो रहा है। आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ गई हो। आगे बढ़ते हैं, सेम ग्राफ बना रहा हूं ऐसा कुछ। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि x पे आगे बढ़ने पर फिर से y की वैल्यू कम होती जा रही है। अब यहाँ पर x में मैं फिर से उतना बढ़ रहा हूँ, बट y कम चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पर स्लोप तो नेगेटिव है, बट नेगेटिव स्लोप कम होता जा रहा है, डिक्रीजिंग है। क्यों डिक्रीजिंग है, बिकॉज सेम चेंज इन एक्स पे चेंज इन वाई की वैल्यू कम होती जा रही है। मतलब जो वाई जो घट रहा है उसके घटने, सेम एक्स पे वाई की जो घटने की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पर अपन बोल सकते हैं नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग नेगेटिव स्लोप। ये ग्राफ मुझे ये बता रहा है। तो आई थिंक आपको बिल्कुल बिना किसी फॉर्मूले के थ्रू आपको ये चीज देखना समझ में आया होगा कि स्लोप पॉजिटिव कैसे देखना है, स्लोप को नेगेटिव कैसे देखना है, स्लोप को इंक्रीजिंग कैसे देखना है, स्लोप को डिक्रीजिंग कैसे देखना है। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इसको थीटा के एंगल से कैसे सोच। सो अब अपन देखते हैं कि जो भी पीछे हमने पढ़ा उसको एनालाइजिंग विद द हेल्प ऑफ थीटा। स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा वाले रिजल्ट जो हमने पीछे पढ़ा, इसके थ्रू पीछे वाली चीजों को एनालाइज करना। तो देखो स्लोप हमने पढ़ा tan थीटा, थीटा कैसे देखते थे, टांजेंट ड्रॉ करते थे उस पॉइंट पे और उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल देखते थे।
स्लोप tan थीटा लिख रहे थे, और tan थीटा की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा। और आपको ये पता होगा कि अगर एंगल आपका एक्यूट है, अगर एंगल एक्यूट है तो tan थीटा और sin थीटा cos थीटा tan थीटा सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो आप बोल सकते हो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत लगेगा आपको कि ये क्या चीज पढ़ ली है अपन, ये तो बहुत आसान सी चीज थी, बट कैसे समझना है, ग्राफ में कैसे अप्लाई करना है, ये इससे ही सारी चीजें समझ में आएंगी। इसलिए प्लीज आप इस पे थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ी सी चीजों को स्किप ना करें यहाँ पे, आपके लिए फिर आगे फायदेमंद नहीं होगा वीडियो अगर आप यहाँ पर स्किप करते हैं। तो अगर हमें समझ में आ गया कि पॉजिटिव स्लोप, जो कि हमने यहाँ पर अलग ढंग से देखना सीखा था कि एक्स को बढ़ाने पर वाई बढ़ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव था, उसी तरह अगर मैं यहाँ पर देखूं एक्स को, यहाँ पर हम थीटा के टर्म्स में अगर सोचें तो अगर थीटा एक्यूट है तो उसका मतलब क्या कि स्लोप पॉजिटिव है। अगर थीटा एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव है। थीटा कैसे बनाना है आपको पता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कि अगर आपका थीटा इंक्रीजिंग है और साथ में एक्यूट है, मतलब विद इन 90 रहते हुए अगर थीटा को इंक्रीज कर रहा है, तो आप देख सकते हो साइन थीटा विल इंक्रीज एंड कॉस थीटा विल डिक्रीज। तो दिस इंप्लाइज कि आपका tan थीटा विल इंक्रीज और स्लोप इंक्रीज। मतलब आपको ये समझना है कि अगर आप 0 से 90 के बीच में स्लोप का एंगल देख रहे हो, आपके जो एंगल ऑफ स्लोप है वो अगर 0 से 90 के बीच में, और अगर आप थीटा को इंक्रीज जैसे जैसे करोगे तो आप देख सकते हो स्लोप की वैल्यू बढ़ रही है। मैं आपको दो एग्जांपल बना के दिखाता हूँ, एक ये और एक यहाँ पर ही ये। तो आपको किससे एंगल बनाना होता है, पॉजिटिव एक्स से। तो चलो इन दोनों के लिए एक कॉमन पॉजिटिव एक्स बनाते हैं और फिर एंगल देखेंगे। तो ये दोनों के लिए कॉमन पॉजिटिव एक्स, तो यहाँ पर देख सकते हो थीटा 1 है ये, और ये थीटा 2 है। तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो ये मैंने टांजेंट बनाए हैं, किसी भी दो पॉइंट्स पे टांजेंट बनाए हैं, ठीक है। तो ऐसा बन रहा था टांजेंट, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये येलो वाले पॉइंट पे स्लोप ज्यादा है, तो स्लोप येलो वाले का ज्यादा है एज कंपेयर टू स्लोप ये जो ब्लू वाली लाइन। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ से अगर आप एक बॉल को छोड़ते हैं और यहाँ से एक बॉल को छोड़ते हैं, तो आप समझ सकते हो इस वाले केस पे बॉल ज्यादा तेजी से नीचे गिरने वाला है, पहले वाले केस में बॉल धीरे गिरने वाला है। तो यस, जहां पर बॉल जल्दी गिर जाए वहां पर आप समझ सकते हो स्लोप ज्यादा है। ऐसे भी सोच सकते हैं, बहुत सारा इसको सोचने का मेथड है, बट आपको क्वेश्चन पे ग्राफ ऐसे एनालाइज करना पड़ेगा पॉइंट टू पॉइंट। तो इसलिए मैं इसको बहुत धीरे चल रहा हूँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप इन चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं, तो मैं आपको काइनेमेटिक्स के ग्राफ में बस 25 to 30 मिनट लूंगा, आपको सारे तरह के ग्राफ आप खुद से बनाने लगोगे। बस यहाँ पर इन चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमने पॉजिटिव स्लोप के बारे में बात कर लिया, इंक्रीजिंग के बारे में बात कर लिया, और अगर मैं देखूं नेगेटिव स्लोप, अब बात कर रहे हैं नेगेटिव स्लोप। तो अगर आप नेगेटिव स्लोप को देखें, तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास tan थीटा, अपने पास tan थीटा के थ्रू देख रहे हैं, तो tan थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं साइन थीटा को मैं क्या लिख लूं, 90 प्लस एल्फा। मान लो मैं एल्फा एंगल 90 के बाद और आगे बढ़ाऊं, बिकॉज ऑब्ट्यूज कर रहा हूँ उसके। तो व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज, अगर थीटा हमारा ऑब्ट्यूज है तो थीटा को मैं लिख रहा हूँ 90 प्लस एल्फा। तो आप देख सकते हो ये साइन 90 प्लस एल्फा और कॉस 90 प्लस एल्फा, तो एक तरह से tan थीटा की वैल्यू बनेगी cos एल्फा बाय साइन एल्फा, और साथ में नेगेटिव ले आएंगे नीचे से। तो ये आपका ओवरऑल क्या बन गया, स्लोप की वैल्यू से का। तो आप देख सकते हो ऑन इंक्रीजिंग एल्फा को अगर इंक्रीज करते हो मतलब थीटा इंक्रीज कर रहे हो, एक तरह से एल्फा बढ़ा के मतलब थीटा इंक्रीज कर रहे हो।
तो आप देख सकते हो कि tan थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है, इसका मतलब स्लोप डिक्रीज करेगा, स्लोप डिक्रीज करेगा। तो यहां से हमें समझ में आ गया है कि अगर एंगल ऑब्ट्यूज है, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है एंड थीटा इज इंक्रीजिंग, ऑब्ट्यूज तो है और साथ में इंक्रीजिंग है, तो दिस इंप्लाइज स्लोप, कौन सा स्लोप कैसा है, थीटा ऑब्ट्यूज क्या बता देगा आपको, थीटा ऑब्ट्यूज बता देगा कि ये वाला ये कैसा आ जा रहा है स्लोप, नेगेटिव स्लोप। ऑब्ट्यूज थीटा होना, एक्यूट थीटा होना क्या बता रहे हैं, एक्यूट थीटा होना आपको बता रहा है स्लोप पॉजिटिव है। अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि स्लोप नेगेटिव है। तो स्लोप नेगेटिव है और हम देख रहे हैं कि नेगेटिव स्लोप की ये वाली वैल्यू कम हो रही है अगर मैं अल्फा को बढ़ा रहा हूं। तो अगर मैं अल्फा या फिर अल्फा बढ़ाना या फिर थीटा बढ़ाना, तो अगर स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव स्लोप विल डिक्रीज if we increase थीटा। अगर थीटा बढ़ रहा है मतलब नेगेटिव वाली अगर एंगल बढ़ रही है, तो आप बोल सकते हो कि स्लोप कम होगा। मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, दो 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 टैंजेंट बनाते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। और अब फिर से आप क्या बना लो, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना लो जिसके साथ आप एंगल देखोगे। तो आप देख सकते हो थीटा वन रेड वाला है, थीटा वन रेड वाला है, और ये जो ब्लू वाली लाइन है उसको थीटा टू बोल रहा हूँ। तो आप देख सकते हो थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, अगर थीटा टू थीटा वन से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, थीटा टू पे कम स्लोप है। ये और कैसे सोच सकते हो, अगर यहाँ से आप एक बॉल को रखें तो आप देख सकते हो इसके गिरने की चांसेस ज्यादा है, यहाँ पर गिरने की चांसेस थोड़ी उसके कंपैरिजन में कम है। तो यस, अगर थीटा बढ़ता है तो आप समझ सकते हो अगर थीटा ऑब्ट्यूज है और अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप डिक्रीज कर रहा होगा। तो इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज एंड थीटा इंक्रीजिंग, इन दैट केस नेगेटिव स्लोप विल डिक्रीज इफ वी इंक्रीज थीटा। अगर हम थीटा को इंक्रीज करते हैं तो नेगेटिव स्लोप हमारा कम होने वाला है। यहाँ पर ऑपोजिट था, यहाँ पर क्या था, इफ थीटा इज एक्यूट, सो अगर थीटा एक्यूट है तो हम बोल सकते हैं स्लोप पॉजिटिव है, और थीटा बढ़ाने पर स्लोप भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर थीटा को बढ़ाने पर स्लोप भी बढ़ता है, कब, अगर थीटा एक्यूट है तो। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से चीजों को आगे सोचना है। पॉजिटिव स्लोप हो गया, नेगेटिव स्लोप हो गया, और हमने बात कर लिया पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप, नेगेटिव डिक्रीजिंग स्लोप। तो पॉइंट्स क्या क्या याद रखना है, अगर थीटा एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव है, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव है, अगर थीटा एक्यूट है और इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है और थीटा इंक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव स्लोप डिक्रीज कर रहा है। अभी तक ये चार चीजें हमने सीख ली हैं। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इन सारी चीजों को अप्लाई करेंगे। 6 से 8 बेसिक ग्राफ हैं जिससे कि आपके काइनेमेटिक्स के सारे ग्राफ डन हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ 6 या फिर 7 बेसिक ग्राफ्स जिसके साथ हमको आगे चलना है। तो 6 बेसिक ग्राफ्स, ऐसा मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझें, सारे ग्राफ इनसे ही रिलेटेड होंगे। आगे आगे जितने भी ग्राफ्स आने वाले हैं सब इनसे ही रिलेटेड होंगे। तो आप इस पे ध्यान से देख लें कैसे होना चाहिए। तो पहला ग्राफ बना रहा हूं मैं, 6 ग्राफ बनाऊंगा। हमको किस पे कमेंट करना है, स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बस इस पे कमेंट करना। आप खुद से सोचेंगे, सारे 6 के 6 सात के साथ जितने भी ग्राफ बन रहे हैं, मैंने 6 लिख दिए हैं, अगर और कुछ याद आ जाता है तो मैं 7 भी कर दूंगा। तो आपको मैं ये ग्राफ दे रहा हूँ, इजिली आपको यहाँ पे सोचना है कि कैसे स्लोप का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझता है। तो देखो, पहला ग्राफ ऐसा बनाते हैं,
दूसरा ग्राफ ऐसा बनाते हैं, तीसरा ग्राफ ऐसा बना लेते हैं, चौथा ग्राफ ऐसा बना लेते हैं, पांचवा ऐसा बना लेते हैं, छठवां ऐसा बनाते हैं। ये 6 ग्राफ है, इस पे अपने को स्लोप पे कमेंट करना है, और साथ में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, क्या है इसके बारे में बात करें। ठीक है, तो हमको आप होप कि आप ट्राई कर चुके होंगे, इन सारी चीजों को लिख चुके होंगे खुद से, जो भी पीछे सीखे। अब इसको अप्लाई करते हैं और समझते हैं कि क्या आपने सही किया या नहीं। तो आप देख सकते हो पहले वाले केस पे हमको कैसे स्लोप कैसे देखना होता है। अगर आपके पास कर्व है तब तो टैंजेंट बनाना पड़ेगा, अगर कर्व नहीं है तो आप डायरेक्टली मतलब स्ट्रेट लाइन है तो आप तो डायरेक्टली यहाँ से क्या कर लो, ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे उसका एंगल देख लो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर थीटा सबके लिए सेम है, तो अगर थीटा सबके लिए सेम है मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि आप किसी भी जगह पर जाओ, चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स सेम होता है, जो जिससे हमने शुरू में शुरू किया था इस लेक्चर को, इसके साथ ही किया था कि यहाँ पर मैं यूनिटरी मेथड के साथ आगे बढ़ सकता था, बिकॉज यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे जाऊं एक्स को हल्का बढ़ाने पर वाई पे चेंज सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ स्लोप कांस्टेंट, स्लोप पॉजिटिव, स्लोप कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, इस जगह पर ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से एंगल बना लो, यहाँ पर एंगल बना लो, तो एक बार आप कैसे देख सकते हो, एक्स पे आगे जाने पे वाई वैल्यू बढ़ रही है तो स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्स पे आगे जाने पर फिर से वाई की वैल्यू बढ़ रही है तो स्लोप पॉजिटिव है। दो मेथड से सीखे अपन। यहाँ पर अगर देखो एक्स आगे जाने पर वाई की वैल्यू कम हो गई, एक्स आगे जाने पर वाई की वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है। इसको आप एंगल से भी देख सकते हो, एंगल ऑब्ट्यूज है, एंगल ऑब्ट्यूज है, तो आप देख सकते हो, और कांस्टेंट है, हर जगह सेम एंगल है, तो इसलिए मैं बोलूंगा स्लोप कांस्टेंट है और साथ में स्लोप नेगेटिव है, कांस्टेंट है और साथ में नेगेटिव है। स्लोप के बारे में दो चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस ग्राफ पे देखते हैं क्या होने वाली है चीज। तो पहले यहाँ पर देख लो, फिर यहाँ पर देख लो, तो दो पॉइंट्स पे हमें समझ में आ जाएगा इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है कि कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो कुछ ऐसा, यहाँ पर टेंजेंट बनाऊं तो कुछ ऐसा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाऊं तो ऐसा, यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाऊं तो ऐसा। आप समझ सकते हैं कि थीटा बाद में इंक्रीज कर गया है, यहाँ पर थीटा 2, और इस एंगल को थीटा 1 बोले, अगर इस एंगल को थीटा 1 बोले तो आप देख सकते हैं थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। यहाँ पर थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, मतलब और एंगल एक्यूट भी है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है और साथ में स्लोप इंक्रीजिंग भी है, स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है। इस जगह पर देखें, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ड्रॉ करके देखते हैं कैसे लिखना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा और इस जगह पर ऐसा, ये दो टैंजेंट बना लिया, ये इंटरसेक्ट तो इनको नहीं कराना है, बट यस ठीक है, समझ रहे हो गया। ये दो टैंजेंट बन गए, यहाँ पर एंगल ऐसा, यहाँ पर एंगल ऐसा, यहाँ पर एंगल ऐसा और यहाँ पर एंगल ऐसा, तो आप समझ सकते हो ये वाला एंगल थीटा 1 है, ये वाला एंगल थीटा 2 है, तो इस केस में थीटा 1 बड़ा है किससे, थीटा 2 से, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और साथ में एक्यूट भी है तो स्लोप पॉजिटिव है बिकॉज थीटा एक्यूट है, और डिक्रीजिंग है बिकॉज एंगल कम हो रहा है। पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, स्लोप पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है, हमें ये चीज यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ठीक है, लास्ट इन दो पे आते हैं। टेंजेंट बनाना है, एक इस पॉइंट पे बना लेते हैं, एक इस पॉइंट पे बना लेते हैं, यहाँ पर एक इस पे बना लेंगे और एक यहाँ पर बना लेंगे, तो ठीक है। देखो ध्यान से, तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ऐसा एंगल है, ये कुछ एंगल बन रहा है, और अगर आगे बनाओ तो आप देख सकते हो कि एंगल इंक्रीज कर चुका है, काफी ज्यादा इंक्रीज कर चुका है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर ऑब्ट्यूज में एंगल इंक्रीज करता है तो स्लोप डिक्रीज करता है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं बोलूंगा स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सॉरी स्लोप नेगेटिव है बिकॉज एंगल ऑब्ट्यूज है, और स्लोप नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप
डिक्रीजिंग है। लास्ट इस ग्राफ पे आते हैं, इस पे आते हैं। तो देखो, एक मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया और दूसरा मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर ऐसे बना लिए, इस पे ऐसे बना लिए, और आप देख सकते हो एंगल कम हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे लिख लेना चाहिए थीटा डिक्रीजिंग है और ऑब्ट्यूज है। डिक्रीजिंग है और ऑब्ट्यूज है मतलब स्लोप इंक्रीजिंग है, स्लोप इंक्रीजिंग है और साथ में नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप इंक्रीज कर रहा है। आई थिंक आपको ये 6 ग्राफ समझ में आ गए होंगे, और आप इसको पहले वाले मेथड से भी सोचो और दूसरे वाले मेथड से भी सोचो, आपको रिजल्ट सेम मिलना चाहिए और आपको सोचना आना चाहिए, बिकॉज ग्राफ इज ऑल अबाउट थिंकिंग, कि आप किस तरह से चीजों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वही ग्राफ में आपको हेल्प करेगा। आई थिंक इतनी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई है, तो अब अपन आ जाते हैं कुछ बेसिक्स ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स पे, बिकॉज हमने ग्राफ के जितने भी बेसिक्स थे वो हमने डन कर लिए। अब हम लिखते हैं बेसिक। तो आज मेरा प्लान है कि मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही बस आपको डन कराऊं, फिर अगली क्लास में हम वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम और उनसे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो डन कर लेंगे। तो बेसिक ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स, बेसिक ग्राफ ऑफ काइनेमेटिक्स। तो ठीक है, सबसे पहला ग्राफ देखेंगे एक्सटी ग्राफ, जिसको मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में सबसे पहले बात कर रहे हैं, एक्सटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि स्लोप क्या देगा। तो स्लोप मुझे देगा यहाँ पर चेंज इन, यहाँ पर एक्स को रख रहा हूँ और यहाँ पर टाइम को रख रहा हूँ। तो चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब वाई पे क्या रखे हैं, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर टाइम रखे हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि स्लोप मुझे क्या देगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी किस जगह पर, जिस जगह पर स्लोप देख रहे हो उस जगह की वेलोसिटी दे देगा मुझे, स्लोप अगर मैं निकाले उस पर्टिकुलर जगह। और ये स्लोप कैसे निकालते हैं, ये स्लोप निकालने के लिए हमें एक टूल है हमारे पास, जो कि डेरिवेटिव होता है अगर मुझे कैलकुलेट करना है, और अगर ग्राफिकली कैलकुलेट करना है तो tan ऑफ थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्लोप मुझे यहाँ पर वेलोसिटी के इक्वल हो गया, जो कि बहुत कॉमन सी बात है। और अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पर बताना है कि इन 6 ग्राफ के हिसाब से, जो पीछे 6 ग्राफ्स हमने ये पढ़े, अगर इन 6 ग्राफ्स को मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम में कन्वर्ट कर लूं तो ग्राफ 1 क्या बता रहा है, आप एक बार देखो। उन 6 ग्राफ्स को एनालाइज करते हैं। ग्राफ 1 पे स्लोप कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और साथ में पॉजिटिव होगी, बिकॉज यहाँ पर स्लोप क्या बता रहा है मुझे, वेलोसिटी। तो यहाँ पर पहला ग्राफ क्या बता रहा है, स्लोप पॉजिटिव, मतलब मैं डायरेक्टली लिखता हूँ वेलोसिटी पॉजिटिव, बिकॉज स्लोप पॉजिटिव है। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, या फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट सॉरी। तो वेलोसिटी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब ये अपने ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन से ऐसा दूर जा रहा है राइट की तरफ, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव करा रहा है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। अगर कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा रहा है तो उस केस में मैं बोलूंगा कि यस, हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, कि वो इसकी तरफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट को कम कर रहा है, ओरिजिन के पास आ रहा है, तो उस केस में मैं बोलूंगा वेलोसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है, पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि वो ओरिजिन से दूर जा रहा है, वो ओरिजिन की तरफ आ रहा है। इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट कम होगा और मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव वेलोसिटी, उस केस में बोल सकते हैं। तो वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब ओरिजिन से दूर जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिवली क्रिएट कर रहा है और कॉन्स्टेंटली क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सेकेंड ग्राफ पे आप बोल सकते हो वेलोसिटी नेगेटिव, मैं कुछ स्पेस छोड़ रहा हूँ एक्सेलरेशन के लिए, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी नेगेटिव और साथ में कांस्टेंट, ग्राफ 2 के लिए। ठीक है, ग्राफ 3 पे आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए वही ग्राफ बना रहा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्लोप कैसा था, पॉजिटिव और इंक्रीजिंग।
स्लोप था पॉजिटिव इंक्रीजिंग, मतलब क्या लिख लेना चाहिए थर्ड ग्राफ के लिए, स्लोप पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। वेलोसिटी पॉजिटिव तो है और साथ साथ में बढ़ भी रहा है, तीसरा ग्राफ बता रहा है। अभी एक्सेलरेशन के बारे में बात करें, फोर्थ फोर्थ यहाँ पर देख रहे हैं, वेलोसिटी अगेन पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग। तो वेलोसिटी पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग, मतलब वेलोसिटी 10 था, फिर 9 हो गया है, 8 हो गया है, 6 हो गया है, 5 हो गया, बट है अब भी पॉजिटिव, बट लगातार पॉजिटिव वेलोसिटी कम हो रहा है। फिफ्थ वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव और साथ में देख सकते हो स्लोप डिक्रीज कर रहा है, मतलब नेगेटिव वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। तो वेलोसिटी नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, वेलोसिटी नेगेटिव है और साथ में डिक्रीजिंग है। और लास्ट अगर देखें सिक्स्थ ग्राफ, तो सिक्स्थ क्या बता रहा है मुझे, सिक्स्थ बता रहा है वेलोसिटी नेगेटिव है और नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये इसकी तरफ जोर से आ रहा है, ओरिजिन की तरफ, ये इसकी तरफ जोर से आ रहा है। अगर धीरे धीरे आएगा तो इन दैट केस मैं बोलूंगा वेलोसिटी नेगेटिव है बट डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो वेलोसिटी नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। तो ये तो हो गया हमारे वेलोसिटी के बाद। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी के बारे में अगर कमेंट करना है तो बस आपको ये 6 ग्राफ दिमाग में याद रख के रखना है। चीजों को कैसे समझना है ये देखना है कि अगर कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे, अगर आपको स्लोप पॉजिटिव दिख रहा है मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर स्लोप बढ़ता हुआ दिख रहा है पॉजिटिव के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर आपको स्लोप नेगेटिव दिख रहा है मतलब आपको ऑब्ट्यूज दिख रहा है एंगल, और अगर वो एंगल इंक्रीज कर रहा है तो आपका नेगेटिव वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। जो भी चीजें पहले पढ़े हुए हैं बिल्कुल वैसे ही चीजों को आगे बढ़ना है। अब मैं आपको लास्ट इस चीज वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे एक लास्ट चीज के साथ आ जाता हूँ विच इज एक्सेलरेशन देखेंगे, ठीक है। सो मैं एक्सेलरेशन के साथ डील करना चाहूंगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे एक्सेलरेशन देखेंगे किस तरह से देखेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मैं अगर वेलोसिटी बोल रहा हूँ तो आप उसको समझ सकते हैं, मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात करूँ तो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन, सॉरी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे हम वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि वेदर एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव नेगेटिव, और साथ में ये भी पता कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है या फिर कांस्टेंट है, ये भी पता कर सकते हैं हम अगर बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, एक्सेलरेशन से हम ये तीन चीजें पता कर सकते हैं। अब कैसे, तो आप देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन का कोई रिलेशन जानते हैं हम? तो अगर मान लो बॉडी ऐसा है, वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, ऐसा है। वेलोसिटी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ऐसा चल रहा है, ओरिजिन से दूर जा रहा है, ये कहीं ओरिजिन है मान ले, यहाँ से ओरिजिन से दूर जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है। तो ये हो गया पॉजिटिव वेलोसिटी। अब अगर मैं इस पे ये पॉजिटिव वेलोसिटी अगर इंक्रीज करने लगे तो इसका मतलब क्या है, मैंने फोर्स भी इसी डायरेक्शन पे लगाया है तभी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है एक्सेलरेशन का भी वही डायरेक्शन है। तो अगर पॉजिटिव वेलोसिटी है और अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो, ठीक है। अगर इसका जस्ट ऑपोजिट एग्जांपल देखें कि अगर मैं इस पे ऐसी चल रही है होती, अगर ये बॉक्स ऐसी चल रही होती नेगेटिवली चलती, और अगर मैं ये नेगेटिव वेलोसिटी को इंक्रीज, ये नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज होता
अगर ये नेगेटिव वाली वेलोसिटी इंक्रीज होती है, इसका मतलब फोर्स ऐसा लगा रहा हूं, तो फोर्स लेफ्ट लगा रहा हूं, मतलब ओरिजिन के लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, राइट को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो यस मैं बोल सकता हूं, अगर नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज होगी, अगर नेगेटिव वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मतलब एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अगर ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती, नेगेटिव तो होती, मान लो लेफ्ट पे चल रहा होता, बट लेफ्ट में चलने की स्पीड कम हो रही होती, मतलब फोर्स किधर लग रहा होता, राइट पे लग रहा होता। तो अगर नेगेटिव वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। और लास्ट, अगर पॉजिटिव वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब बॉडी चल तो ऐसा रहा है, बट इस डायरेक्शन में चलने वाली स्पीड कम हो रही है, मतलब फोर्स कैसा लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा फोर्स। तो इस केस में आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। तो ये साइन हम इस तरह से बता सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन जीरो, डायरेक्टली लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन जीरो, बिकॉज वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। अच्छा, वेलोसिटी पॉजिटिव है बट डिक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा है, नेगेटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे चीजों। यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव है और साथ में डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव वाली लेफ्ट वाली वेलोसिटी लगातार कम हो रही है, तो राइट पे फोर्स लग रहा है। और यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव है, लेफ्ट की तरफ चल रहा है और इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है। इतनी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट के बारे में बात करूंगा और आज की लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करेंगे। अगली क्लास में आप इतनी चीजों को बढ़िया से रिवाइज करके रखोगे और फिर हम उससे रिलेटेड बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे। आपको लगेगा ये ग्राफ में था ही क्या यार, इतने दिन से हम परेशान थे। बहुत सारे मुझे डीएम आ रहे थे कि सर ग्राफ जरूर इंक्लूड करना, तो यस ग्राफ से ही शुरू कर रहे हैं। बहुत इजीली आपको ग्राफ समझ में आएंगे अगर आप इतनी सारी चीजों को ध्यान से समझते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के बारे में बता दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। अब लास्ट एक चीज देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन, इनके बीच में कोई रिलेशन जानते हैं आप? तो आप कहोगे यस सर हम जानते हैं। क्या जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी मैं वेक्टर वाला साइन लगा नहीं रहा हूँ उस पर, ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, तो आप समझ रहे होंगे। तो ये कैसा इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक कब बन रहा है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो बोलने का मतलब क्या है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक। तो इस वजह से अगर क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक होता है, तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोलिक दिख रहा है, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में रिलेशन कैसा है, क्वाड्रेटिक है। और अगर इनके बीच में रिलेशन क्वाड्रेटिक है, तो एक्सेलरेशन जरूर कांस्टेंट होगा। बात को ध्यान से सुनो, अगर आपको एस टी रिलेशन क्वाड्रेटिक दिख रहा है, या फिर एस टी रिलेशन, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोलिक दिख रहा है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम पे रिलेशन क्वाड्रेटिक है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम पे रिलेशन क्वाड्रेटिक तभी बन सकता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। मतलब मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर पैराबोलिक दिख रहा है कभी भी, मतलब आपको ऐसा दिख रहा है, आपको ऐसा दिख रहा है, आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, कैसा भी दिख जाए, इन चारों में कुछ भी दिख जाए, तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, अगर आपको पैराबोलिक दिख जाए।
स्ट्रेट लाइन अगर दिखता है तो आपको पता है एक्सेलरेशन जीरो होता है, बिकॉज वेलोसिटी क्या है, आपको पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है बिकॉज स्लोप कांस्टेंट है, तो उस केस में एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो अगर मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड बता दूं इन सारे ग्राफ्स का, तो आप देख सकते हो ये ग्राफ भी ये शुरू के दोनों ग्राफ्स में तो एक्सेलरेशन है नहीं, और अगर मैं इन लास्ट के ग्राफ्स को अगर आपको दिखाऊं, ये लास्ट के ग्राफ्स को अगर आपको दिखाऊं, इसको दिखाऊं, इसे दिखाऊं और इसे दिखाऊं, सॉरी इन लास्ट के 4 ग्राफ्स को अगर दिखाऊं, तो आप देख सकते हो सारे ग्राफ्स पैराबोलिक हैं। और अगर ये सारे ग्राफ्स पैराबोलिक हैं तो इसका मतलब यहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और यहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर मैं इन सारे रिजल्ट्स पे पॉजिटिव नेगेटिव तो लिख लिया था, तो साथ में और क्या लिख सकता हूँ, एंड कांस्टेंट। यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है और यहाँ पर भी कांस्टेंट है और यहाँ पर भी कांस्टेंट है। तो आपको लग रहा होगा कि आज आपने बहुत बेसिक सी चीजें सीखी है, बट यस आई एम श्योर कि अगर आप इस चीजों को बढ़िया से रिवाइज करके रखते हो, तो आगे आने वाली लेक्चर जो कि आई थिंक कल अपनी आ जाएगी, बिकॉज मैं रेगुलर डालने को सोच रहा हूँ, तो कल हमारी जो लेक्चर्स आएंगी उस लेक्चर पे आपको क्वेश्चंस लगेंगे कि ये कितने आसान थे। तो इस चीज को आप जरूर बढ़िया से रिवाइज करके रखो। बहुत बेसिक था आज का क्लास, बट यस मैं बोल सकता हूँ कि इस तरह के फील के साथ आप कभी भी ग्राफ को नहीं सोचे होगे जिस तरह से आप अगले क्लास में क्वेश्चंस को सोचने वाले हो। अगर आपकी इतनी चीजें क्लियर हैं तो आप इसको बढ़िया से रिवाइज करके रखो। अगली क्लास में अपन करते हैं क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगली क्लास। थैंक यू वेरी मच।